हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल विद्यार्थी ज्ञान। एबीएम एडवांस बैंक मैनेजमेंट मॉड्यूल सी चैप्टर नंबर 20 का पार्ट थर्ड देखने वाले हैं, जो आपका टर्म लोन से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें अभी तक हमने लास्ट के दो वीडियो में कहां तक देखा है, तो लास्ट के दो वीडियो में हमने यहां तक प्रोजेक्ट अप्रेजल तक देख लिया है। ठीक है, आज जो पढ़ने वाले हैं वो अप्रेजल एंड फाइनेंसिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स एंड टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग बाय बैंक। ठीक है, ये दो टॉपिक को आज हम अच्छे ढंग से देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि अप्रेजल, जो प्रोजेक्ट अप्रेजल लास्ट के वीडियो में आपने पढ़ा था कि प्रोजेक्ट अप्रेजल किया जाता है, वो कैसे किया जाता है उसके बारे में आपने देख लिया था। यहां जो हम पढ़ने वाले हैं वो अप्रेजल्स के बारे में ही पढ़ने वाले हैं और फाइनेंसिंग के बारे में पढ़ने, लेकिन किसका? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का। इसका मतलब है कि लास्ट के वीडियो में जो देखा था आपने प्रोजेक्ट अप्रेजल, उससे कहीं ज्यादा और इसमें आपका बैंक का जो इन्वॉल्वमेंट होता है, बैंक का जो फंड का इन्वॉल्वमेंट होता है, इसमें कहीं और ज्यादा होता है। ये बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एक बहुत बड़ा इसमें फंड का इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, ये क्या होता है इसके बारे में पहले समझ लीजिए। इंफ्रास्ट्रक्चर रेफर टू द फिजिकल स्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज नीडेड फॉर डेवलपमेंट ऑफ एन एरिया एंड ऑपरेशंस ऑफ इकोनॉमिक एंड सोसाइटी। जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाया जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है, ठीक है, तो इसमें जो इन्वॉल्वमेंट होता है बहुत ज्यादा हैवी अमाउंट का होता है। और ये इस वजह से, क्योंकि ये जो वर्क करता है, ये जो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक सोसाइटी के लिए ये होता है। ठीक है, द सेक्टर इंक्लूडेड इन द डेफिनेशंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर आर एज पर गैजेट नोटिफिकेशन इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। कौन कौन से सेक्टर को इंफ्रास्ट्रक्चर में लाया जाएगा, उसमें काउंट किया जाएगा, इसके लिए नोटिफिकेशन इशू किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से समय समय पर। ठीक है, प्रेजेंटली यदि अभी फिलहाल की बात करें तो फॉलोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर क्वालिफाई अंडर इंफ्रास्ट्रक्चर लेंडिंग वाइड नोटिफिकेशन डेटेड 8 अप्रैल 2016 के आधार पर यदि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, जिसके तहत बताया गया है कि किस किस सेक्टर में लोन देना है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को हेल्प करना है, उसके अंदर कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आते हैं, उसमें से आपका ट्रांसपोर्ट है, एनर्जी है, वाटर एंड सैनिटेशन है, कम्युनिकेशंस एंड सोशल एंड कॉमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर्स। ठीक है, ये सारे क्षेत्र के अंतर्गत जो भी प्रोजेक्ट होंगे वो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसमें कैसे फाइनेंसिंग की जाती है इस क्षेत्र के लिए, अप्रेजल उसका कैसे किया जाता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पे देखेंगे आज इस वीडियो में। ठीक है, देखिए, टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग बाय बैंक इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। किस किस प्रकार का हेल्प किया जाता है, किस किस प्रकार का फंड प्रोवाइड किया जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए, इसके बारे में देखते हैं। इन ऑर्डर टू मीट फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, बैंक्स में एक्सटेंड क्रेडिट फैसिलिटी बाय वे ऑफ क्या क्या दे सकता है? वर्किंग कैपिटल फाइनेंस दे सकता है, डे टू डे उस प्रोजेक्ट में काम होने के लिए। टर्म लोन दे सकता है ना, लॉन्ग टर्म्स के लिए उसको टर्म लोन दे सकता है। प्रोजेक्ट लोन दे सकता है। सब्सक्रिप्शन टू बॉन्ड एंड डिवेंचर, प्रिफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर एक्वायर्ड एज अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट फाइनेंस पैकेज विच इज ट्रीटेड एज डीम्ड फाइनेंस एंड एनी अदर फॉर्म ऑफ फंडेड और नॉन फंडेड फैसिलिटी। एक तो है कि वर्किंग कैपिटल फाइनेंस देंगे, डब्ल्यूसीटी वर्किंग कैपिटल है ना, वर्किंग कैपिटल दे सकते हैं उसको डे टू डे वर्क करने के लिए। टर्म लोन हम देंगे उसको। प्रोजेक्ट प्लान, प्रोजेक्ट लोन, जो आपका जो प्रोजेक्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट है, उसके लिए हम टर्म लोन प्रोवाइड करेंगे। सब्सक्रिप्शन टू बॉन्ड मींस क्या हो गया कि दूसरे कंपनी, उस कंपनी को बॉन्ड इशू करने के लिए भी हम हेल्प करेंगे, बैंक हेल्प करेगी उसको, डिवेंचर इशू करने के लिए हेल्प करेगी उसे। ठीक है, शेयर के लिए, सिक्योरिटी के लिए दूसरे कंपनी में उसे एक्वायर करने के लिए, उसके लिए हेल्प किया जाएगा। तो इस तरह से देखा जाए तो जिसे इसे डिम्ड एडवांस कहा जाता है। क्या बोला जाता है? डिम्ड एडवांस। डिम्ड एडवांस का मतलब क्या हो गया कि जब एक कंपनी कहीं से कोई लोन रेज कर रही है और दूसरी कंपनी उस लोन को रेज करने में हेल्प कर रही है, तो उसे ही बोला जाता है डिम्ड एडवांस। ठीक है, जैसे एक कंपनी है वो बॉन्ड इशू कर रही है, तो बॉन्ड इशू कर रही है इसका मतलब क्या है? कहीं से पैसा का वो क्या कर रही है? जुगाड़ कर रही है ना, पैसा अवेलेबल करवा रही है, फंड अवेलेबल करवा रही है। अब उसके लिए कोई दूसरी कंपनी उसे यदि हेल्प कर रही है उस बॉन्ड इशू करने में, तो उसे ही बोला जाता है डिम्ड एडवांस। समझ में आ गया? अब देखिए, इसके आगे हम देखते हैं कि जो फैसिलिटी प्रोवाइड, देखिए एक तो है कि फंडेड फैसिलिटी कह सकते हैं, नॉन फंडेड फैसिलिटी कह सकते हैं।
है ना, डायरेक्ट पैसा दिया जाता है, टर्म लोन है, वर्किंग कैपिटल है, ये फंड बेस्ड में आ गया। लेकिन यदि लाइन ऑफ क्रेडिट इशू किया जा रहा है, जैसे बॉन्ड को इशू करने में उसे हेल्प किया जा रहा है, तो वो क्या है, नॉन फंड फैसिलिटी कहलाएगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में ये सारी फैसिलिटी को प्रोवाइड की जाती है। समझ में आ गया। अब देखिए टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग की बात करें कि कौन कौन से उसे फाइनेंस प्रोवाइड किया जाता है, तो उसमें से एक आपका है टेक आउट फाइनेंसिंग, ये आगे हम पढ़ेंगे। इंटर इंस्टीट्यूशनल गारंटी, फाइनेंसिंग ऑफ प्रमोटर्स इक्विटी, पार्शियल क्रेडिट इन्हांसमेंट पीसीई, और फाइनेंस फॉर कॉस्ट ओवररन। ये आपके इतने प्रकार के जो फाइनेंसिंग है वो प्रोवाइड की जाती है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, ये समझ में आ गया पॉइंट। तो यहां पे ना सिर्फ उसे टर्म लोन और वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड किया जाएगा, बल्कि उसके अलावा भी नॉन फंड बेस्ड जैसे बॉन्ड्स इशू करने के लिए, शेयर्स के लिए, है ना, तो ये सारी चीजों को भी हेल्प किया जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में। तो आप कह सकते हैं कि जो आपने लास्ट के वीडियो में प्रोजेक्ट अप्रेजल पढ़ा था, उससे कहीं ये ब्रॉड सेंस उससे भी ज्यादा ये है। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए जो अभी मैंने बताया आपको कि टेक आउट फाइनेंसिंग, जो फाइनेंसिंग का एक टाइप है, उसमें से टेक आउट फाइनेंसिंग है, जिसके लिक्विडिटी सपोर्ट भी आप कह सकते हैं। ठीक है, लिक्विडिटी सपोर्ट, इसमें क्या होता है समझिए, ये किस प्रकार का फाइनेंसिंग है जो प्रोवाइड किया जाता है। समझिए, जैसे कोई आपका बैंक है, और वो जो बैंक है वो यदि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए फंड प्रोवाइड करवाता है, लोन देता है, तो ये बहुत लॉन्ग टर्म के लिए हो सकता है ना, प्रोजेक्ट कोई भी होता है लंबे समय के लिए चलता है, लॉन्ग समय के लिए हो सकता है, और जो फंड का इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत ज्यादा हो सकता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में लोन देना पड़ सकता है। इसके वजह से आप मान लीजिए बैंक का पास जो पैसा आता है वो कहां से आता है, पब्लिक का पैसा है, मेनली तो पब्लिक का पैसा है। ठीक है, बैंक का कैपिटल होता है, लेकिन मेनली इन्वॉल्वमेंट जो होता है वो पब्लिक का पैसा होता है। तो पब्लिक के पैसा को रिटर्न भी करना पड़ता है, लेकिन यदि वो ज्यादा अमाउंट को मिसमैच ना हो जाए, क्योंकि रिटर्न भी करना है, एफडी बनाना है, उसका एवरेज रेट क्या, एवरेज टाइमिंग क्या है, डिमांड डिपॉजिट वो तो तुरंत कभी भी ले सकता है कस्टमर, तो इसका मिसमैच ना हो जाए, है ना, मिसमैच ना हो, क्योंकि लोन यदि हम लंबे समय तक के लिए दे देते हैं प्रोजेक्ट में, तो फिर असेट लायबिलिटी मिसमैच हो सकता है, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है बैंक को। ठीक है, तो इसी वजह से क्या है कि टेक आउट फाइनेंसिंग का ऑप्शन लिया जाता है। अब ये टेक आउट फाइनेंसिंग में क्या किया जाता है, ताकि इस प्रकार से जो मिसमैच होता है असेट और लायबिलिटी का बैंक का, उसको कैसे दूर किया जा सकता है। तो समझिए, इसमें क्या होता है कि फॉर अवॉइडिंग असेट लायबिलिटी मैच्योरिटी मिसमैच, वही बोला ना कि जैसे कि आपको पैसा लौटाना है पब्लिक को, लेकिन आप लोन दे रहे हैं प्रोजेक्ट में ज्यादा समय के लिए, ज्यादा अमाउंट का, तो आपका असेट लायबिलिटी मिसमैच हो सकता है। तो उसको दूर करने के लिए बैंक्स फाइनेंस लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बाय प्रोवाइडिंग मीडियम टर्म लोन। लॉन्ग टर्म लोन्स को हम प्रोजेक्ट्स के लिए, लंबे समय के लिए लोन को तो देते हैं, लेकिन उसे हम कहीं ना कहीं मीडियम टर्म लोन्स में कन्वर्ट करते हैं। कैसे? बाय एंटरिंग इनटू एग्रीमेंट विद आईडीएफसी और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। आईडीएफसी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंसिंग कंपनी, है ना, कि वैसी कंपनी, वैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो प्रोजेक्ट्स के लिए लोन देती है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए लोन प्रोवाइड करती है। ठीक है, उसके साथ क्या है कि एग्रीमेंट करते हैं, या अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ एग्रीमेंट करते हैं। एग्रीमेंट में क्या किया जाता है कि लंबे समय के लिए वो प्रोजेक्ट, जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, उसके लिए लोन तो बैंक प्रोवाइड करती है, लेकिन आईडीएफसी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ एग्रीमेंट किया जाता है कि कुछ समय के बाद इस लोन को आप ले लेंगे, और आप इसे मतलब वही टेक आउट फाइनेंसिंग हो गया कि इस लोन को आईडीएफसी या अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या करेगा, उसे टेक ओवर कर लेगा। तो बैंक क्या है कि लॉन्ग टर्म के लिए लोन तो प्रोवाइड कर दी फाइनेंशियल, वो आपका प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन कुछ समय के बाद क्या है, उस लोन को आईडीएफसी या अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टेक ओवर कर लेता है। ठीक है, जिसे बोला जाता है टेक आउट फाइनेंसिंग या लिक्विडिटी सपोर्ट। ऐसा क्यों किया जाता है? तो बैंक को क्या हुआ कि बैंक को आपका वो प्रोजेक्ट भी मिल गया जिसमें वो फाइनेंस कर पाया, है ना, और दूसरी बात है कि असेट लायबिलिटी मिसमैच भी नहीं हुआ, बीच में उसे टेक आउट करके दूसरे को दे दिया गया। ठीक है, तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि टेक आउट फाइनेंसिंग क्या होता है। द अंडर टेक आउट फाइनेंस आर टेकन आउट बाय अदर बैंक्स या आईडीएफसी एज पर टर्म्स एग्री टू
बिटवीन देम एट प्री स्पेसिफाइड स्टेज ऑफ द प्रोजेक्ट। पहले से डिसाइड कर लिया जाता है, ये जो है टेक आउट की बात जो होती है पहले से डिसाइड कर लिया जाता है कि कितने समय के बाद उसका टेक आउट किया जाएगा, ठीक है, उस फाइनेंसिंग का टेक आउट किया जाएगा। बात समझ में आ गया। लेकिन आरबीआई के अनुसार से मिनिमम प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट होता है वो कॉस्ट आपका 1000 करोड़ कम से कम होना चाहिए, उसी केस में टेक आउट फाइनेंसिंग का एग्रीमेंट होता है, ठीक है। मिनिमम 30% ऑफ आउटस्टैंडिंग लोन इज टू बी टेकन आउट बाय द न्यू सेट ऑफ लेंडर्स, और उसमें जो है वो 30% का टेक आउट का फाइनेंसिंग कम से कम होना चाहिए। एक तो हो गया कि यदि कॉस्ट के आधार पे देखें तो 1000 का प्रोजेक्ट कम से कम 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट कम से कम होना चाहिए, और जो टेक आउट की जो फैसिलिटी है वो 30% मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब देखिए दूसरा जो टाइप का फाइनेंसिंग है वो क्या है कि इंटर इंस्टीट्यूशनल गारंटी। यहां हम क्या पढ़ रहे हैं ये आपका क्लियर है ना, कि प्रोजेक्ट, वैसा प्रोजेक्ट जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है उसके लिए लोन प्रोवाइड यदि बैंक करता है तो अलग अलग टाइप का लोन्स वो देता है ना। वो क्योंकि एक ही बैंक बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं कर पाता है उस फंड के लिए, तो इस वजह से अलग अलग टाइप्स के फाइनेंसिंग हम पढ़ रहे हैं, जैसे इंटर इंस्टीट्यूशनल गारंटी भी लेता है। मींस एक बैंक लोन प्रोवाइड कर रहा है, दूसरे बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से वो गारंटी लेगा कि इसका आप गारंटी लीजिए, है ना। तो वो गारंटी इसलिए लेता है कि कहीं प्रोजेक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कहीं प्रॉब्लम क्रिएट किया तो उस केस में कहीं ना कहीं वो गारंटी लिया रहता है, सपोर्ट दूसरे से मिल जाता है उसे, ठीक है। Banks are permitted to issue guarantees favoring other lending institution in respect or in infrastructure project, provided bank issuing the guarantees takes a funded share in the project at least to the extent of 5% of the project cost and undertake normal credit appraisal, monitoring and follow up of the project। गारंटी जो है वो उसी केस में कोई बैंक ले सकता है जब उसका इन्वॉल्वमेंट कम से कम 5% का हो, और 5% का इन्वॉल्वमेंट होगा उसका अप्रेज भी वही करेगा और मॉनिटरिंग वगैरह भी वो करता है। तो यहां पे कंडीशन है कि 5% का कम से कम उसका इन्वॉल्वमेंट उस प्रोजेक्ट में होना चाहिए। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको टेक आउट फाइनेंसिंग क्या होता है, इंटर इंस्टीट्यूशनल गारंटी क्या होता है, इसके बारे में समझ में आ गया। अब देखिए फाइनेंसिंग ऑफ प्रमोटर्स इक्विटी, ये क्या होता है, ये भी आपका फाइनेंसिंग का टाइप है कि प्रमोटर्स के इक्विटी के लिए भी हम फाइनेंस करते हैं, बैंक फाइनेंस करती है। ये क्या होता है, तो प्रमोटर जो फंड लगा रहा होता है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में, उसके लिए जो प्रमोटर्स है उसका खुद का भी फंड का तो इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, तभी तो बैंक उसमें सपोर्ट करेगी। खुद का जो फंड का इन्वॉल्वमेंट है तो प्रमोटर्स के लिए भी प्रॉब्लम होता है क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की बात करें तो वैसे केस में जो प्रमोटर्स का जो इक्विटी है, प्रमोटर का जो शेयर है, उसके लिए भी हेल्प करती है बैंक, उसे भी अवेलेबल करवाने में बैंक हेल्प करती है, जिसे बोला जाता है फाइनेंसिंग ऑफ प्रमोटर्स इक्विटी। बात समझ में आ गया। देखिए अंडर प्रोजेक्ट अदर देन इंफ्रास्ट्रक्चर, नॉर्मली यदि बात करें कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट यदि नहीं है तो बैंक्स वेयर एडवाइज दैट प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द इक्विटी कैपिटल ऑफ अ कंपनी शुड कम फ्रॉम देयर ओन सोर्सेस एंड द बैंक शुड नॉट नॉर्मली ग्रांट एडवांसेस टू टेक अप शेयर्स ऑफ कंपनी। यहां पे बात हो रही है दूसरे प्रोजेक्ट्स की, इंफ्रास्ट्रक्चर्स की नहीं, कि नॉर्मली ऐसा होता है कि यदि प्रमोटर्स का इक्विटी की बात करें तो प्रमोटर्स को खुद से लाना पड़ता है, ऑन रिसोर्सेस से, बैंक उसमें प्रोवाइड नहीं करता, हेल्प नहीं करता है उसको अवेलेबल करवाने प्रमोटर्स के शेयर्स को, इक्विटी को, ठीक है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के केस में ऐसा होता है। इन व्यू ऑफ द इंपॉर्टेंस अटैच्ड टू द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स, RBI has permitted that under certain circumstances and exceptions may be made to this policy for financing the acquisitions of promoters shares in an existing company which is engaged in implementing or operating an infrastructure project in India। लेकिन कह रहा है कि यदि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की बात करें तो उसमें RBI ने परमिशन दिया हुआ है कि जो प्रमोटर्स का शेयर है उसे भी अवेलेबल करवाने के लिए बैंक हेल्प करेगी, फाइनेंस करेगी, लेकिन वो जो फंड्स अवेलेबल होगा वो वैसा ही
इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के जो एग्जिस्टिंग कंपनी है और उसका जो शेयर है उसमें ही वो जो न्यू जो आपका करंट जिसके लिए लोन प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसके लिए हेल्प किया जा रहा है जिस प्रमोटर को, वो प्रमोटर वैसी कंपनी का ही शेयर को, इक्विटी शेयर को इन्वॉल्व करेगा अपने में, वो उसे वहां पे अवेलेबल करवाएगा जो ऑलरेडी किसमें है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहा है। बात समझ में आ गई? आगे देखिए, द बैंक कैन एक्सटेंड फाइनेंस टू अ स्पेशलाइज्ड एंटिटी विच इज अ बॉडी कॉर्पोरेट एंड नॉट टू एनी इंडिविजुअल। किसी इंडिविजुअल के केस में ऐसे भी प्रोजेक्ट जो होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होता है, वो तो या कोई बॉडी कॉर्पोरेट ही तो स्टार्ट करता है, कोई बॉडी कॉर्पोरेट ही तो उसका इनिशिएटिव लेता है ना, कोई कंपनी के द्वारा ही शुरू किया जाता है। तो इंडिविजुअल की बात तो बहुत कम ही होती है, लेकिन इंडिविजुअल का यदि केस है तो वहां पे प्रमोटर्स इक्विटी के लिए इंडिविजुअल को नहीं दिया जाएगा, जब भी होगा तो वो बॉडी कॉर्पोरेट को ही प्रोवाइड किया जाएगा, क्या, प्रमोटर्स इक्विटी के लिए फाइनेंसिंग। ठीक है, द लेंडर शुड however assess the risk associated with such financing and ensure that these entities are adequately capitalized, ठीक है, एंड डेट इक्विटी रेशियो फॉर सच एंटिटीज नॉट मोर देन 3.1। क्या कह रहा है कि जब भी, चूंकि ये जो होता है बहुत ज्यादा फंड्स इसमें इन्वॉल्व होता है, इसी वजह से प्रमोटर्स का जो कंट्रीब्यूशंस है उसके लिए देखा जाता है डेट इक्विटी रेशियो, आपने निकाला है ना, डीईसी डेट इक्विटी कवरेज रेशियो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि डेट डिवाइडेड बाय जितने भी इक्विटी है उससे डिवाइड किया जाता है, ये आपका रेशियो निकलता है। इसका मतलब क्या हो गया कि डेट का पार्ट, डेट मतलब कर्ज जो लोन है कंपनी का, और इक्विटी मतलब खुद का जो कंट्रीब्यूशन है कंपनी का, ठीक है, उसका रेशियो बोल रहा है कि 3:1, है ना, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब क्या हो गया कि 3 से ज्यादा होगा, इसका मतलब डेट ज्यादा होगा, कंपनी का जो कर्ज है वो ज्यादा हो जाएगा, और कंपनी का जो रेशियो है खुद का कंट्रीब्यूशन का वो कम होगा ना। तो वही कह रहा है 3:1 से भी कम नहीं होना चाहिए, है ना। इसका मतलब है कि इक्विटी का पार्ट ज्यादा बढ़ेगा, तभी तो इससे कम होगा, ये होगा, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, सॉरी, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए 3:1 से। समझ आ रहा है? 3:1 से ज्यादा नहीं होगा, इसका मतलब है कि डेट का पार्ट और इक्विटी का पार्ट जो है उसका 3:1 के रेशियो में होना चाहिए। डेट इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए और इक्विटी इससे कम नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया? तो ये कंडीशन है किसके लिए, जब उसको प्रोमोटर्स को इक्विटी के लिए फाइनेंस किया जाता है। और क्या कंडीशंस है? तो और कंडीशन है कि बैंक फाइनेंस कैन बी मैक्सिमम 50% ऑफ फाइनेंस रिक्वायर्ड फॉर एक्वायरिंग द प्रोमोटर शेयर। जितना भी प्रमोटर्स ने दूसरी कंपनी से शेयर को एक्वायर कर रहा है, तो बैंक उसमें से 50% ही उसे हेल्प करेगा, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, द कंपनी financed and promoters directors of such companies should not be a defaulter to bank और finance। ये तो बेसिक सी चीज है कि पहले से वो डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए उस बैंक के लिए, है ना, बैंक के लिए। Finance extended should be against the security of assets of a borrowing company, not against the shares of that company or the company being acquired। इसमें जो फाइनेंस जो इसको हेल्प किया जा रहा है, तो इसमें जो सिक्योरिटी क्रिएट होगा, तो जिस कंपनी के लिए वो प्रोजेक्ट के लिए लोन प्रोवाइड करने के लिए हेल्प किया जा रहा है प्रमोटर्स को, तो उसके लिए उससे सिक्योरिटी क्रिएट किया जाएगा, ना कि जिस कंपनी का शेयर को एक्वायर्ड किया जा रहा है उस कंपनी का। ठीक है, द शेयर ऑफ द बोरोवर कंपनी बीइंग एक्वायर्ड मे बी एक्सेप्टेड एज एडिशनल सिक्योरिटी एंड नॉट एज प्राइमरी सिक्योरिटी। उससे जो लिया जाएगा वो प्राइमरी सिक्योरिटी के रूप में नहीं, कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में उसे ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है? क्यों? क्योंकि जो प्रोजेक्ट के लिए लोन दिया जाता है वो तो अलग इशू हो गया, लेकिन यहां प्रमोटर्स को इक्विटी अवेलेबल करवाने के लिए दिया जा रहा है, तो ये आपका कोलेटरल सिक्योरिटी का पार्ट बनता है। द टेन्योर ऑफ द बैंक लोन में नॉट बी लॉन्गर देन 7 ईयर। इंपॉर्टेंट है, 7 साल से ज्यादा के लिए इस टाइप के लोन्स को नहीं प्रोवाइड किया जाता। हाउएवर द बोर्ड्स ऑफ बैंक कैन मेक एन एक्सेप्शंस इन स्पेसिफिक केसेस वेयर necessary for financial availability
फाइनेंशियल वायबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। यदि प्रोजेक्ट वाइबल है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ऐसा यदि इंस्ट्रक्शन दिया है कि ऐसे प्रोजेक्ट को दे सकते हैं, तब 7 ईयर से ज्यादा के लिए भी दिया जा सकता है। ठीक है। द बैंक्स financing acquisitions of equity share by promoters should be within the regulatory ceiling of 40% of their net worth of the bank of all the fund based and non fund based। नॉन फंड बेस्ड और फंड बेस्ड मिला करके बैंक का जो होगा उसमें जो सीलिंग की बात करें तो वो 40% से ज्यादा नहीं हो सकता है किसी एक प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है। द प्रपोजल फॉर यहां पे किसकी बात कर रहा है? ये आपका शेयर जो प्रोवाइड करवाया जा रहा है, इक्विटी शेयर प्रमोटर्स के, उसकी बात कर रहा है ये। ठीक है, 40% का। द प्रपोजल फॉर बैंक फाइनेंस शुड हैव द अप्रूवल ऑफ बोर्ड। तो सिंपल सी बात है, कोई भी जो प्रपोजल्स होगा तो उसका जो अप्रूवल होगा वो बोर्ड के द्वारा ही होता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के फाइनेंसिंग का, जो अलग टाइप का है, पार्शियल क्रेडिट इनहांसमेंट। ये क्या होता है? अभी तक आपने क्या देखा? टेक आउट फाइनेंसिंग देख लिया, है ना। दूसरा क्या देखा आपने? दूसरा जो है प्रमोटर्स के इक्विटी को भी हेल्प किया जाता है, वो आपका एक प्रकार का दूसरा फाइनेंसिंग देख लिया। जो तीसरी प्रकार की फाइनेंसिंग की बात करें तो वो है पार्शियल क्रेडिट इनहांसमेंट। इसमें भी जो कंपनी है, कॉर्पोरेट है, उसको हेल्प किया जाता है क्या? फंड्स को अवेलेबल करवाने में। किस प्रकार के फंड अवेलेबल करवाने में हेल्प करता है? तो देखिए, with a view to encouraging corporate to avail of bond financing। यहां पे जो हेल्प किया जा रहा है बॉन्ड, मान लीजिए इससे पहले में क्या देखा? प्रमोटर्स के इक्विटी को हेल्प किया जा रहा था उसको अवेलेबल करवाने में। यहां पे कंपनी बॉन्ड इशू करके भी फंड को क्या कर सकती है? अवेलेबल कर सकती है। तो वो बॉन्ड को इशू करवाने में ये हेल्प किया जाता है फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। क्यों? क्योंकि यदि ये कंपनी बॉन्ड इशू करती है तो जितना प्राइस बॉन्ड का मिलेगा, ठीक है, जितना वहां से रिटर्न मिलेगा, यदि ये बैंक गारंटी दे देता है इस कंपनी को बॉन्ड के लिए कि हाँ, यदि ये कंपनी डिफॉल्ट करती है तो बैंक उस चीज को, उसकी भरपाई करेगी, तो वैसे केस में क्या है? बॉन्ड का जो रिटर्न है वो ज्यादा मिलेगा कंपनी को। ठीक है। तो और बॉन्ड का रेटिंग भी जो है सो बढ़ जाता है। तो ऐसे केस में पार्शियल क्रेडिट इनहांसमेंट बोला जाता है। समझ में आ गया क्या है चक्कर? RBI has decided to allow bank to provide PSE, partial credit enhancement, to bond issued by corporates, special purpose vehicles for funding all types of projects subject to certain guidelines। ये दूसरे प्रकार के प्रोजेक्ट्स के लिए भी PSE का जो अप्रूवल है वो RBI के द्वारा दिया गया है। इसमें क्या होता है अभी शॉर्ट में बता ही दिया, बाकी चीज देखिए। टू बिगिन with bank are allowed to offer PSE only in the form of non-funded irrevocable contingent line of credit। मीन्स जब भी इसमें फंड बेस्ड तो होता नहीं है, डायरेक्ट तो देता, क्योंकि यहां पे बॉन्ड इशू किसके द्वारा किया जाएगा? कंपनी के द्वारा किया जाएगा। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ला रही है कंपनी, है ना, तो वो कंपनी बॉन्ड इशू करके क्या, मार्केट में बॉन्ड इशू करके क्या करेगी? अपना फंड को अवेलेबल करवाएगी। ठीक है। तो उस फंड को अवेलेबल करवाएगी तो डायरेक्ट यहां बैंक तो फंड उसे नहीं दे रहा है, क्या कर रहा है कि उस बॉन्ड को इशू करवाने में हेल्प कर रहा है वो। ठीक है। तो वो जो तो फंड बेस तो आएगा यहाँ नहीं, यहाँ डायरेक्ट फंड तो इन्वॉल्व है नहीं बैंक का। तो क्या है कि इररिवोकेबल, जो कैंसिल नहीं होने वाला है, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी ऑफ क्रेडिट मीन्स उसको, लाइन ऑफ क्रेडिट मीन्स उसको प्रोवाइड, गारंटी तो प्रोवाइड किया जा रहा है, लेकिन क्या है, ये कॉन्टिजेंट है कि हो सकता है, नहीं हो सकता। यदि कंपनी डिफॉल्ट करी तब फिर आएगा इसका केस, और नहीं तो ये नहीं आएगा। लेकिन इररिवोकेबल होता है कि ये कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि ये पब्लिकली इसमें बताया जाता है कि हाँ, इस कंपनी को जो है पार्शियल क्रेडिट इनहांसमेंट प्रोवाइड किया गया है ये बैंक के द्वारा, तो ये आपका कैंसिल भी नहीं होता है। ठीक है। ये लाइन ऑफ क्रेडिट है, ध्यान दीजिएगा, ये गारंटी नहीं होता है। गारंटी और लाइन ऑफ क्रेडिट में अंतर है। The objective behind allowing bank to extend PSE is to enhance। क्यों प्रोवाइड किया जाता है, बैंक क्यों सपोर्ट करता है? Enhance the credit rating of the bond issued so as to enable corporate to assess the fund from the bond market on better terms। ताकि फंड्स जो उसे प्रोवाइड होगा, जो फंड्स मिलेगा बॉन्ड के द्वारा,
वो अच्छा रिटर्न उसे मिल पाए उससे, ठीक है, अच्छा फंड अवेलेबल हो पाए, और उसका बॉन्ड का रेटिंग जब बढ़ेगा तभी उसके लिए क्या है, ज्यादा लोग उसके जो बॉन्ड इशू किया जाएगा उसको सब्सक्राइब करेगा, उस चीज को वो लेगा। ठीक है। द द एग्रीगेट द एग्रीगेट पीएसई provided by all banks for a given bond issue shall be limited to 50%। यदि दो तीन बैंक मिल करके यदि इस चीज को कर रहा है तो 50% से ज्यादा नहीं दिया जाएगा उसको, उसका जो बॉन्ड्स के लिए वो जो दिया जा रहा है, क्रेडिट जो दिया जा रहा है आपका इररिवोकेबल कॉन्टीजेंट लाइन ऑफ क्रेडिट, वो 50% से ज्यादा नहीं होगा जो बॉन्ड वैल्यू है उसका, ऑफ द बॉन्ड इशू साइज विद अ लिमिट ऑफ 20% फॉर इंडिविजुअल बैंक। लेकिन कोई सिंगल बैंक प्रोवाइड कर रहा है तो उस केस में 20% से ज्यादा नहीं देगा। ठीक है। बैंक्स में ऑफर पीएसई ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ बॉन्ड हुज प्री इनहांस्ड रेटिंग इज BBB माइनस और बेटर। लेकिन यदि कोई बैंक पीएसई क्रेडिट प्रोवाइड करता है तो ये कंडीशन है कि पहले से उस कंपनी का जो बॉन्ड का रेटिंग है वो BBB माइनस या इससे ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ गई। बैंक्स कैन नॉट प्रोवाइड पीएसई बाय वे ऑफ गारंटी, गारंटी के रूप में वो प्रोवाइड नहीं करेगा, लाइन ऑफ क्रेडिट के रूप में वो प्रोवाइड करता है। बैंक्स प्रोवाइडिंग पीएसई टू बॉन्ड्स इशूड बाय कॉर्पोरेट स्पेशल पर्पस व्हीकल विल नॉट बी एलिजिबल टू इन्वेस्ट इन दोज बॉन्ड। लेकिन जो बैंक प्रोवाइड कर रही है क्या इस प्रकार की फैसिलिटी है ना, पार्शियल क्रेडिट इनहांसमेंट फैसिलिटी, वो खुद उस बॉन्ड को परचेज नहीं कर सकती है। समझ में आ गया। अब जो देखिए नेक्स्ट आपका जो लास्ट है, फाइनेंस फॉर ओवर रन कॉस्ट, ये नेक्स्ट टाइप का फाइनेंसिंग है आपका। कौन सा फाइनेंस? फाइनेंस फॉर ओवर कॉस्ट ओवर रन। यदि मान लीजिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुरू हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो जो भी फंड्स के लिए अप्रेज किया गया था वो फंड बाद में उससे ज्यादा फंड्स लग रहे हैं। ठीक है, या तो प्रोजेक्ट में डिले हो गया है, किसी वजह से उस फंड जो भी फंड अप्रेज किए गए थे कि इस प्रोजेक्ट के लिए इतना फंड्स देना है, उससे कहीं ज्यादा फंड्स लग रहा है, तो उसके लिए भी फाइनेंसिंग करना कहलाता है फाइनेंस फॉर कॉस्ट ओवररन। बात समझ में आ गई। तो ये भी आपका एक अलग प्रकार का फाइनेंसिंग है। समझ में आ रहा है? चलिए समझिए। प्रोजेक्ट फाइनेंस लेंडर्स सैंक्शंस अ स्टैंड बाय क्रेडिट फैसिलिटी, स्टैंड बाय क्रेडिट फैसिलिटी टू फंड कॉस्ट ओवररन इफ नीडेड। पहले से ही जिस समय इसका अप्रेजल किया जाता है, जिस समय सैंक्शन किया जाता है ना, उसी समय ही कुछ स्टैंड बाय क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है कि बाद में जब खर्चा बढ़ सकता है किसी रूप में, किसी वजह से, तो उसका सैंक्शन भी पहले ही कर दिया जाता है, जिसे बोला जाता है स्टैंड बाय क्रेडिट फैसिलिटी। ठीक है। Such standby credit facilities are sanctioned at the time of initial financial closure। पहले जिस समय इसका फर्स्ट में सैंक्शन किया जाता है प्रोजेक्ट का फंड्स का, उसी समय साथ में इसका किया जाता है कि बाद में कुछ खर्चा बढ़ेगा तो उसके लिए स्टैंड बाय क्रेडिट दिया जाता है। बट डिसबर्स्ड ओनली व्हेन देयर इज अ कॉस्ट ओवररन। लेकिन जब एक्चुअल में वो कॉस्ट ज्यादा पड़ेगा उस प्रोजेक्ट के लिए, तभी जाकर के इस फंड को यूज किया जाएगा। ठीक है। एट द टाइम ऑफ क्रेडिट असेसमेंट ऑफ बोरोवर्स या प्रोजेक्ट, सच कॉस्ट ओवररन आर ऑल्सो टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल डिटरमाइनिंग द प्रोजेक्ट डेट इक्विटी रेशियो, डेट सर्विस कवरेज रेशियो, फिक्स्ड असेट कवरेज रेशियो एक्सेट्रा। जब इनिशियली प्रोजेक्ट का असेसमेंट किया जाता है, उसी समय ये ओवर जो स्टैंड बाय क्रेडिट फैसिलिटी है, साथ में उसका उस समय क्या है, असेसमेंट किया जाता है। सच स्टैंड बाय क्रेडिट फैसिलिटी रैंक परिपशु विद बेस प्रोजेक्ट लोन एंड देयर repayment schedule is also be same as that of बेस प्रोजेक्ट लोन्स। तो उसका जो भी उसमें फैसिलिटी है, परिपशु कहने मतलब बाकी चीज के लिए भी इक्वली, जैसे कि क्रेडिट फैसिलिटी, स्टैंड बाय क्रेडिट फैसिलिटी दिया जा रहा है, और आपका जो एक प्रोजेक्ट का जो
इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का जो असेसमेंट है उसके लिए, तो दोनों के लिए स्टैंड बाय के लिए भी जो भी असेसमेंट किया जा रहा है वो आपका मेन प्रोजेक्ट के लिए और स्टैंड बाय क्रेडिट फैसिलिटी के लिए, ये दोनों का जो है सो रेशियो जो है उसी रूप में ही लिया जाता है जिस रूप में वो प्रोजेक्ट का असेसमेंट किया जाता है। ठीक है, इफ इट इज नॉट सैंक्शनड एट द टाइम ऑफ, अब देखिए इफ इट इज नॉट, देखिए शुरू में यदि नहीं दिया गया है, स्टैंड बाय क्रेडिट फैसिलिटी शुरू में प्रोवाइड नहीं किया गया है, तो इट इज नॉट, क्या कह रहा है कि इफ इट इज नॉट सैंक्शन एट द टाइम ऑफ इनिशियल फाइनेंशियल क्लोजर, शुरू में नहीं किया गया है, तो बैंक्स कैन फंड कोस्ट ओवररन इन प्रोजेक्ट्स, अलाउड एक्सटेंशन ऑफ डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉमर्शियल ऑपरेशंस बाय 2 ईयर्स, 2 साल के बाद तक उसका जो है सो ओवररन कॉस्ट को दिया जा सकता है, विदाउट ट्रीटिंग द अकाउंट एज रीस्ट्रक्चर, लेकिन वैसे केस में अकाउंट को रीस्ट्रक्चर नहीं माना जाएगा। ठीक है, और ना ही फ्लक्चुएशन जो है आपका फॉरेन करेंसी में उस चीज को कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। कोस्ट ओवररन फैसिलिटी सीलिंग इज 10%, ये ध्यान रखिएगा कि जो टोटल प्रोजेक्ट ऑफ ओरिजिनल प्रोजेक्ट कॉस्ट, टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसका 10% से ज्यादा नहीं दिया जा सकता है। दिस सीलिंग इज एक्सक्लूडिंग ऑफ इंटरेस्ट ड्यूरिंग constructions and exclusive of and inclusive of fluctuations in INR against any other currency। इसको क्या कर रहा है समझिए कि ये जो 10% जो बोल रहा है कि प्रोजेक्ट कॉस्ट का 10% अधिक से अधिक दिया जा सकता है स्टैंड बाय क्रेडिट फैसिलिटी के लिए, उसमें से यदि प्रोजेक्ट को जो ऑपरेशन है उसके दौरान जो उसका लग रहा है, सॉरी कंस्ट्रक्शन के द्वारा उसका जो इंटरेस्ट लग रहा है, उस चीज को एक्सक्लूड करके उसके अलावा ये सीलिंग है ना, उसके अलावा ये सीलिंग है। दूसरी बात है यदि फ्लक्चुएशन हो रहा है, इंडियन करेंसी का दूसरे के केस में फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है, उसको वो ऐड करेगा, मतलब उसको कंसीडर किया जा सकता है ये 10% के लिए। बात समझ में आ गई यहाँ पे? चलिए, यदि यहां तक समझ में आ गया है तो हम देखते हैं एक लास्ट है प्रूडेंशियल रिक्वायरमेंट की, क्या प्रूडेंशियल रिक्वायरमेंट क्या क्या होना चाहिए, है ना, कुछ कंडीशंस है उसके बारे में देख लेते हैं। आपके टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग कंप्लीट हो गया है। एक्सपोजर लिमिट, एक्सपोजर लिमिट के बारे में क्या कहता है? एक्सपोजर लिमिट मतलब क्या है कि बैंक कितना अधिक से अधिक अपना जो उसका कैपिटल है उसका कितना % फंड को प्रोवाइड कर सकती है, उसके बारे में देखते हैं एक्सपोजर नॉर्म्स में। तो एक्सपोजर लिमिट फॉर सिंगल बोरोवर 20% को सिंगल बोरोवर के लिए देते हैं, तो एंड फॉर ग्रुप बोरोवर्स मैक्सिमम 25% ऑफ टीयर 1 कैपिटल, जिसे बेस कैपिटल कोर कैपिटल कहते हैं, उसका 25% तक दे सकते हैं ग्रुप के केस में, और 20% तक दे सकते हैं हम लोग सिंगल बोरोवर के केस में। एडिशनल 5% कैन बी गिवन विद द अप्रूवल ऑफ बोर्ड ऑफ द बैंक, यदि बोर्ड अलाउ करता है तो 5% दोनों में हम बढ़ा सकते हैं, इंडिविजुअल के केस में भी और ग्रुप के केस में। अब देखिए अगला पॉइंट है जो प्रूडेंशियल नॉर्म्स का, वो क्या कहता है? असेट लायबिलिटी मैनेजमेंट। यदि फंड हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये ध्यान देना पड़ता है कि असेट लायबिलिटी मिसमैच भी ना हो। तो वही कह रहा है कि द लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में लीड टू असेट लायबिलिटी मिसमैच, particularly when such financing is not in conformity with the maturity profile of bank's liability। जब हम नहीं देखते हैं कि हमारे बैंक का जो लायबिलिटी है, लायबिलिटी क्या है? जो डिपॉजिट पब्लिक का है, उसके मैच्योरिटी को ना ध्यान देते हुए यदि हम लोन्स करते हैं तो ऐसे केस में बड़े बड़े प्रोजेक्ट में असेट लायबिलिटी मिसमैच भी हो सकता है, इसलिए असेट लायबिलिटी मैनेजमेंट भी जरूरी है। ठीक है, अगला पार्ट है कि एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट, timely and adequate availability of credit is the prerequisite for successful implementations of infrastructure project। समय पे भी आ जाए, है ना, यदि कोई बैंक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोन प्रोवाइड करी है, टाइमली और एडिक्वेट, सही मात्रा में और टाइमली उसका रिपेमेंट भी स्टार्ट हो जाए, उस चीज को भी देखा जाता है। बैंक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन शुड देयरफॉर क्लियरली delineate the procedures for approval of loan proposals and institutes a suitable monitoring mechanism for reviewing applications pending beyond the specified period। उससे ज्यादा समय तक, जितना समय में आना चाहिए उसका रिपेमेंट स्टार्ट होना चाहिए, उस चीज को टाइमली और एडिक्वेट होना चाहिए। इसके लिए ये एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट का काम होता है कि उस चीज को रिव्यू करते रहे और उससे ज्यादा, वो स्पेसिफाइड पीरियड से ज्यादा ना हो। ठीक है, रिस्क वेटेड क्या होता है कि आपको पता है कि
अलग अलग क्षेत्र में जो लोन दिया जाता है उसका रिस्क वेटेड अलग अलग जो रिस्क होता है अलग अलग होता है, और उसके लिए CAR मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन करना पड़ता है बैंक के कैपिटल जो होता है उससे। तो इसलिए इस प्रोजेक्ट के लिए कितना रिस्क वेटेड है उसके लिए भी रिस्क वेटेज असेट्स रखना पड़ता है, ठीक है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के फॉर्म में। समझ में आ रहा है? तो यदि आपको अच्छा लगा, क्लियर हो गया सारा कॉन्सेप्ट, तो नेक्स्ट के वीडियो में हम देखने वाले हैं ये आपका MCQ, इस चैप्टर से रिलेटेड MCQ जो है जो आपके बुक में मैकिमिलन के बुक में है, और कुछ वन लाइनर के फॉर्म में हम कुछ कॉन्सेप्ट्स को देंगे आपको, ठीक है, जो भी पढ़ाया गया उसी से होगा। तो आप उससे असेस कर पाएंगे अपने आप को कि जो भी आपने लास्ट के 3 वीडियो में, इस वीडियो को देखने के बाद 3 वीडियो में जो भी बताया गया था उससे बाहर तो आपका क्वेश्चन एग्जाम में नहीं होने वाला है, डेफिनेटली उससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है। लेकिन आप कितना कर पाए हैं, कितना कंसंट्रेशन के साथ आपने वीडियो देखा है। यदि कंसंट्रेशन के साथ देखा होगा तो डेफिनेटली कहीं कुछ नहीं छूटने वाला है, और जो MCQ मैं नेक्स्ट के वीडियो में लाने वाला हूं वो अच्छे ढंग से आप कर पाएंगे, और कहीं प्रॉब्लम भी होगा तो अच्छे ढंग से एटलीस्ट समझ पाएंगे यदि आप एक बार वीडियो सही से देखे होंगे तो मिलते हैं नेक्स्ट के वीडियो में। थैंक यू।